So hello everyone, welcome back on our YouTube channel इंडोलोगस। आज के इस लेक्चर में हम स्टेट्स के बारे में देखेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में देखेंगे। ये हमारा पॉलिटी सीरीज का लेक्चर नंबर 11 रहने वाला है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जुडिशरी के बारे में पढ़ा था, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा था, और उससे भी पहले हमने पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था। अगर आपको स्टेट्स या स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझना है तो पहले पार्लियामेंट वाला लेक्चर देख के आइए, क्योंकि हम जितने भी आर्टिकल्स हमारे स्टेट्स में या स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड देखेंगे वो हमें सब पार्लियामेंट वाले लेक्चर से मिलने वाले हैं। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, उसमें हम एक मैजिक नंबर ऐड करेंगे। मतलब पार्ट 5 के आर्टिकल्स में हम मैजिक नंबर ऐड करेंगे। पार्ट 5 में क्या है, यूनियन है, सेंटर है, और उस मैजिक नंबर को ऐड करने के बाद हमें स्टेट्स के पूरे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ओके, पार्ट 6 के हमें आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि हमारे पार्ट 5 में टोटल 5 चैप्टर्स आते हैं, और पार्ट 5 में यूनियन डिफाइन है, वो आर्टिकल 152 151 तक है। आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 तक हमारा पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है। वैसे ही पार्ट 6 हमारा किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, वो हमारा 152 से लेके 237 तक है। ओके, पार्ट 6 हमारा 152 से 237 तक है, और इसमें टोटल 6 चैप्टर्स आ जाते हैं। अब एक एक करके आर्टिकल्स को देख लेते हैं। पहले आप पार्लियामेंट वाला लेक्चर देख लीजिएगा, इसके बाद आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत आसानी से आ जाएगी। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि पार्ट 6 में हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे स्टेट के बारे में। अब यहाँ पर देखिए मेंशन भी है कि टोटल 6 चैप्टर्स हैं स्टेट में, 152 से 237 तक। और अगर बात करें इसको कंपैरिजन में देखें पार्ट 5 से, जो कि यूनियन के बारे में बताता है, वो आर्टिकल 52 से 151 तक है। चैप्टर नंबर 1 में क्या आ जाएगा, चैप्टर नंबर 1 में हमारा एक ही आर्टिकल आता है 152, जिसमें डेफिनेशन ऑफ द स्टेट है। अब ये जो डेफिनेशन ऑफ द स्टेट है वो डिफरेंट है। आप इसको पार्ट 3 की डेफिनेशन से कंपेयर नहीं कर सकते, आप इसको पार्ट 4 के डेफिनेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। हमने डेफिनेशन ऑफ स्टेट फंडामेंटल राइट में भी देखी थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी देखी थी, वो पार्ट 3 और पार्ट 4 के लिए है। और ये वाली डेफिनेशन किसके लिए, ये पार्ट 6 के लिए, स्टेट के लिए। ओके, अब चैप्टर नंबर 2 हमारा द एग्जीक्यूटिव आ जाता है, जिसमें आर्टिकल 153 से लेके 167 तक है। और उन एग्जीक्यूटिव में क्या आ जाएगा, गवर्नर आ जाएगा, चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाएगा, एडवोकेट जनरल आ जाएगा। हमने पार्ट 5 के भी चैप्टर नंबर 2 में एग्जीक्यूटिव देखे थे, वहां पर हमारा प्रेसिडेंट आ रहा था, वाइस प्रेसिडेंट आ रहा था, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल आ रहा था। और यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल। अब देखिए जो हमारे पार्ट 5 के आर्टिकल्स हैं, कहाँ से कहाँ तक, 73 से 111 तक। अगर इन आर्टिकल में आप 89 ऐड करेंगे तो आपको पार्ट 6 के आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ओके, जैसे हम एग्जांपल ले लें 74। 74 में हमने क्या देखा था, 74 में हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में देखा था और प्राइम मिनिस्टर के बारे में देखा था कि वो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को। 74 में 89 ऐड करेंगे तो आपको आर्टिकल 163 मिलेगा, जो कि पार्ट 6 में आता है। ये आर्टिकल नंबर 163 क्या बताएगा कि चीफ मिनिस्टर रहेगा। ओके, चीफ मिनिस्टर रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा टू एड एंड एडवाइस दी गवर्नर। अब यहाँ पर टर्म्स जो हैं वो थोड़े अलग हो जाते हैं। जैसे हम यूनियन लेवल पे बात करेंगे तो हमारा प्रेसिडेंट आ जाता है। ओके, ये सब पार्ट 5 का हिस्सा है, लेफ्ट साइड वाले, और राइट साइड वाले हमारे पार्ट 6 का हिस्सा है। तो प्रेसिडेंट आ जाएगा, स्टेट लेवल पे गवर्नर आ जाएगा, पार्लियामेंट रहता है यूनियन लेवल पे, और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेचर रहता है। यूनियन लेवल पे हमारा प्राइम मिनिस्टर रहता है, स्टेट लेवल में चीफ मिनिस्टर रहता है। यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बट स्टेट का। ओके, और यहाँ पर अटॉर्नी जनरल रहता है ऑफ इंडिया, जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर रहता है पूरी कंट्री का। यहाँ पर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आ जाता है। यहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात होती है, यहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की बात होती है। अब मैंने जैसे आपको बताया पार्ट 5 के आर्टिकल्स अगर आप 73 से 111 तक देखेंगे, उसमें 89 ऐड करेंगे तो आपको पूरे पार्ट 6 के आर्टिकल्स मिलते चले जाएंगे। ऐसा ही अगर आप 112 से 112 से 213 तक, याद रखिएगा 112 से 213 तक, उन आर्टिकल्स में 90 ऐड करेंगे तो आपको पार्ट 6 के मिल जाएंगे। जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था, 124 हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बता रहा था, उसमें अगर हम 90 ऐड करेंगे तो
क्या हो जाएगा, 124 प्लस 90, 214 हो जाएगा। और 214 में हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट तो हमारा काय में आता है, वो हमारा यूनियन लेवल पे आता है, तो हमारा वो पार्ट 5 का हिस्सा था। और उसमें 90 ऐड करके हमें क्या मिला, एक ऐसा आर्टिकल मिला जो पार्ट 6 का हिस्सा है। तो इन दो को याद रखिए, 73 से 111 तक आपको ऐड क्या करना है, 89। और 112 से 213 तक आपको क्या ऐड करना है, 90। तो आपको स्टेट के आर्टिकल्स मिलते चले जाएंगे। अब एक एक करके पूरे आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। चलिए, अब जैसे ये है चैप्टर 2। ओके, चैप्टर 2 में द एग्जीक्यूटिव है, आर्टिकल नंबर 153 से 167 तक हमारा चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 में केवल एक ही आर्टिकल था, वो हमारा कौन सा था, 152 डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब चैप्टर 2 पार्ट 6 का स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में आर्टिकल 153 से 167 तक है। इसको मैं 1 मिनट जूम कर लूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आर्टिकल नंबर 153 क्या बता रहा है, गवर्नर ऑफ स्टेट्स के बारे में बता रहा है कि देयर शैल बी द गवर्नर ऑफ स्टेट्स। ओके, और इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा था 1956 का, जो हमें अलाउ करता है कि एक सिंगल पर्सन जो है वो मल्टीपल स्टेट्स का गवर्नर रह सकता है। अब ऐसे ही हमने, अगर हम गवर्नर को हम प्रेसिडेंट से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे आर्टिकल नंबर 52 में क्या था, आर्टिकल नंबर हमारे 52 में था कि देयर शैल बी देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये देखिए, देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल नंबर 52। और यहाँ पर 153 में गवर्नर के बारे में है। यहाँ पर मैजिक फॉर्मूला नहीं लग रहा है, मैजिक नंबर का फॉर्मूला, बस इसको आप याद रखिए कि 52 प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, तो 153 गवर्नर के बारे में बताएगा। और 154 क्या बताता है, 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट बताता है। हमारा 53 क्या बताता था, हम यूनियन की बात करते थे पार्ट 5 में, तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन बताता था। पार्ट 6 में 154 क्या बताएगा, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। ओके, इज वेस्टेड इन द गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय हिम और हर। जो भी हमारा गवर्नर रहेगा। हमारा 155 क्या बताएगा, 155 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का। ओके, 155 ये बताएगा हमें। 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर बताता है कि गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब वैसे नॉर्मली देखा जाए तो गवर्नर का जो टेन्योर है वो 5 साल का रहता है, बट ये होल्ड करते हैं ऑफिस को ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे इन्हें हटा सकता है, जब चाहे इनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर सकता है। रेजिग्नेशन गवर्नर किसको देगा, वो प्रेसिडेंट को ही देगा। 5 years का टर्म रहता है नॉर्मली, बट सब्जेक्ट टू प्रेसिडेंशियल प्लेजर। ऐसे ही 157 में क्या है, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर है। अब हम गवर्नर को प्रेसिडेंट से कंपेयर कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट की एज क्या रहती थी, मिनिमम 35 years रहती थी, तो गवर्नर की भी क्या रहेगी, 35 years ही रहेगी। एंड मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। और 158 में क्या है, 157 हो गया, 158 में क्या है, 158 में है कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। अब इसमें क्या है देखिए, इसको मैं थोड़ा ऊपर करूं। कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस में है कि कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो गवर्नर बन रहा है वो पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर नहीं हो सकता, और स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं हो सकता। अगर है तो मस्ट वेकेट सीट बिफोर एंटरिंग द ऑफिस। कैन नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। पार्लियामेंट डिसाइड्स इमॉल्वमेंट्स एंड प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगा किसके, गवर्नर के, क्या, इमॉल्वमेंट, सैलरीज एंड ऑल अलाउंसेस। कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। 158 आर्टिकल हमें ये बता रहा है। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि ये आपको आगे काम आएगी, कि जब हम बात करते हैं लोकसभा की यूनियन लेवल पे, तो वो हमारी स्टेट लेवल पे क्या हो जाएगी, लेजिस्लेटिव असेंबली। जब हम बात करते हैं राज्यसभा की स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पे, यूनियन लेवल पे, तो वो हमारे स्टेट में क्या हो जाएगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो जाएगी। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली कंपेयर होती है लोकसभा से, राज्यसभा कंपेयर होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल से। इस लेजिस्लेटिव असेंबली को ही विधानसभा बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद बोलते हैं। ओके, इतना याद रखिएगा। और फिर से हम आते हैं हमारे आर्टिकल नंबर 159 पर। 159 क्या बताएगा हमें, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ गवर्नर। ओथ
कौन दिलाता है हमारे ओथ या अफर्मेशन गवर्नर को कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट को कौन दिला रहा था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिला रहा था। यहाँ पर ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जिस भी स्टेट का गवर्नर होगा उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के थ्रू उसको ओथ दिलाई जाएगी। अगर वो अब्सेंस है तो कौन दिलाएगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। ओके। अब 160 में क्या है? देखिए 160 में स्पेशल प्रोविजंस हैं। जैसे 160 बताता है डिस्चार्ज ऑफ गवर्नर्स फंक्शंस इन कॉन्टीजेंसीज। मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो वो किसी को भी एलोकेट कर, प्रेसिडेंट चाहे तो वो किसी को भी प्रोवाइड कर सकता है गवर्नर की पावर, जब इन केस ऑफ इमरजेंसी लगी हो किसी स्टेट में, या गवर्नर जो है वो मतलब एलिजिबल नहीं है अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, मतलब अवेलेबल नहीं है ऐसा बोल सकते हैं। तो प्रेसिडेंट जो चाहे वो किसी को भी अपॉइंट कर सकता है एज अ गवर्नर, और किसी को भी अलाउ कर सकता है कि वो गवर्नर की तरह एक्ट करे। डिस्चार्ज ऑफ गवर्नर्स फंक्शंस इन कॉन्टिजेंसीज। द प्रेसिडेंट मे मेक such provisions as he thinks fit for the discharge of the governor's function in any contingency not provided for. ओके। 161 में क्या बताएगा? हमने अपने पार्ट 5 में देखा था कि 72 में पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास रहती थी। अब यहाँ पर पार्डनिंग पावर किसके पास रहेगी? 161 में हमारा पार्डनिंग पावर रहेगी गवर्नर के पास। ओके, गवर्नर ऑफ स्टेट के पास। बट इसको भी याद रखिएगा आप कि प्रेसिडेंट जो है वो डेथ सेंटेंस को भी हटा सकता था। ओके, डेथ सेंटेंस को भी वापस ले सकता था। बट गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस के केस में पार्डन नहीं कर सकता, मतलब माफ नहीं कर सकता फांसी की सजा को। और गवर्नर जो है वो कैन नॉट यूज पार्डनिंग पावर अगेंस्ट मार्शल कोर्ट। ओके, मार्शल कोर्ट का कुछ भी सेंटेंस रहेगा, मार्शल कोर्ट सेंटेंसेस रहेगा, उसको भी प्रेसिडेंट ही मना कर सकता है। बट अंडर द आर्टिकल 161 गवर्नर के पास ये राइट नहीं रहते। सो गवर्नर के पास ना तो डेथ सेंटेंस को माफ करने के राइट रहता है, गवर्नर के पास ना तो मार्शल कोर्ट सेंटेंसेस को रिमूव करने का राइट रहता है। ओके, डेथ सेंटेंस भी रिमूव नहीं कर सकता और मार्शल कोर्ट सेंटेंसेस को भी रिमूव नहीं कर सकता। अब हमारा आर्टिकल नंबर 163 हो जाएगा, 162 हो जाएगा। इसको मैं जूम आउट कर लूं। देखिए, अब ये है हमारा, हम बात कर रहे थे प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर के बारे में। ओके। हम्म। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर हमने देख ली। जो पीछे हमने देखा डेथ सेंटेंस को यस, मार्शल कोर्ट सेंटेंसेस यस। अब आर्टिकल नंबर 162 यहाँ पर डिफाइन नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया। देखिए क्या होता था, हमारा जो आर्टिकल 73 है, अब हम जानते हैं कि हमें 73 आर्टिकल से पूरे आर्टिकल 111 तक 89 ऐड करना है, तो हमें स्टेट के आर्टिकल्स मिलते जाएंगे। तो 73 क्या बताता था? 73 हमें बताता था एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। ओके। अब उसमें हम 89 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 162 मिलेगा। आर्टिकल 162 क्या बताएगा जो यहाँ पर मेंशन नहीं है? वो बताएगा हमें एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। ओके, सो ये 162 आर्टिकल हो गया। अब 74 में क्या रहता था हमारे? 74 में हमने पार्ट 5 में देखा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहता था, है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स रहेंगे, वो एडवाइस कर सकते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। अब ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर कि बाइंडिंग रहेगी नहीं बाइंडिंग रहेगी, वो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ। 74 में हम 89 जोड़ेंगे। अब हमारा मैजिक फॉर्मूला चालू हो चुका है 73 से। 74 में 89 जोड़ा तो हमें क्या मिल गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मिल गए और गवर्नर मिल गया। गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एड एंड एडवाइस द चीफ मिनिस्टर, सॉरी ये उल्टा बोल दिया मैंने। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर एड एंड एडवाइस द गवर्नर। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा था? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर एडवाइस किसको दे रहे थे? प्रेसिडेंट को दे रहे थे। अब 74 में 89 हमने ऐड करा तो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, वो किसको एडवाइस देंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट वाली, वो किसको एडवाइस देंगे? गवर्नर को। 75 में हमने क्या देखा था? अपॉइंटमेंट देखी थी प्राइम मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। कौन अपॉइंट कर रहा था? प्रेसिडेंट कर रहा था। पहले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता था, फिर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर उसके पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता था? हमारा प्रेसिडेंट ही करता था। अब 75 में 89 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर गवर्नर जो है वो पहले चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा, फिर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जितने भी स्टेट के रहेंगे उन्हें भी अपॉइंट कौन करेगा? हमारा गवर्नर करेगा। ओके, सो जो रोल जो है हमारा प्रेसिडेंट प्ले कर रहा है वही हमारा गवर्नर प्ले कर रहा है स्टेट लेवल पे।
76 में हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ा था। अटॉर्नी जनरल कौन रहता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री रहता है। 76 में 89 जोड़ेंगे तो 165 मिलेगा। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट मिल जाएगा, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट रहता है। 77 में हम बिजनेस, कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करा रहे थे। जितने भी हमारे बिजनेसेस मतलब एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाएंगे वो ऑन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट लिए जाएंगे। अब इसमें 89 हमने ऐड करा तो हमें क्या मिला? 166 मिला। कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द नेम ऑफ गवर्नर। ओके, जो भी स्टेट के एग्जीक्यूटिव एक्शंस हमको परफॉर्म कराने हैं वो किसके नेम पे होंगे? गवर्नर के नेम पे होंगे। 78 में क्या था? ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर थी कि वो कम्युनिकेट करे प्रेसिडेंट से, जो भी पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स चल रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो भी डिसीजन है वो प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट करे। 78 में आप जोड़ दीजिए, 78 में आप ऐड कर दीजिए 89, आपको मिल जाएगा 167। उसमें ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर रहेगी। चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी रहेगी कि वो कम्युनिकेट करे, किससे कम्युनिकेट करे? गवर्नर से। तो जो हमारे यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट आ रहा है वो हमारे स्टेट लेवल में गवर्नर आ रहा है। बाकी सब आर्टिकल्स में हम 89 89 जोड़ते चले जा रहे हैं, और जहां पर नहीं जोड़ना होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, अब ये हमारा चैप्टर 2 यहाँ पर एंड हो जाता है। अब चैप्टर 3 हमारा स्टेट लेजिस्लेचर आता है, जो हमारा आर्टिकल नंबर 168 से 212 तक है। 79 में हमने क्या देखा था? यूनियन लेजिस्लेचर देख रहे थे हम, कंपोजिशन देख रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट देख रहे थे, कैसे लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट, उसके ऊपर हिरारकी बनती है ना एक। तो इसमें हम 79 में ये देख रहे थे हम, ठीक है। अब 79 में हम 89 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्टेट लेजिस्लेचर मिल जाएगा। अब स्टेट लेजिस्लेचर में क्या क्या आ जाएगा देखिए। स्टेट लेजिस्लेचर में आपका कॉन्स्टिट्यूशन, हम उस स्टेट लेजिस्लेचर देख रहे हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर लोकसभा को रिप्लेस करेगा लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, और राज्यसभा को रिप्लेस करेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद। प्रेसिडेंट की जगह कौन आ जाएगा? गवर्नर आ जाएगा। ओके, 168 हमें यही बताता है। ये भी बोलता है कि 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट, मतलब एवरी स्टेट शैल हैव अ लेजिस्लेचर, सबके पास अपना स्टेट लेजिस्लेचर रहेगा, हर एक स्टेट के पास, इंक्लूडिंग द गवर्नर। सब स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, ठीक है। बट 6 स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, मतलब विधान परिषद भी है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहलाएगा वो। अगर दो हमारे पास है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो हमारा क्या कहलाता है? बाई कैमरल लेजिस्लेचर कहलाता है। अब वो 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं उनको आप ट्रिक से याद रखिए। कबूतम, KABUTM। के से कर्नाटका, ए से आंध्र प्रदेश, बी से बिहार, यू से यूपी, टी से तेलंगाना, एम से हमारा क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। अब 169, इसमें देखिए हमारा 80 आता था। 79 के बाद उधर हमारा आर्टिकल कौन सा आता था? 80, जिसमें हम कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा पढ़ते थे। बट यहाँ पर, अब यहाँ पर मैजिक फॉर्मूला आप मत लगाना, इसको ऐसे याद रखिए। 168 स्टेट का हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो 169 में क्या होगा? एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। देखिए, जब भी किसी स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिक्वायरमेंट होगी तो वो पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करेगा, और ये पावर पार्लियामेंट के पास है कि वो एबोलिश कर सकता है या क्रिएट कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, ऑन द स्टेट रिक्वेस्ट। ये हमारा हो गया आर्टिकल नंबर 169। यहाँ पर आप मैजिक फॉर्मूला मत लगाइएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 70 हमने कहाँ तक लगाया? हमने 78 तक, 79 तक लगाया। ओके, अब हम आगे भी देखते हैं। हम आगे के भी समझते हैं। जैसे देखिए, तो हमने, अब ये मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई, यहाँ पर स्टेट आर्टिकल लिखे, टॉपिक सब्जेक्ट यूनियन के आर्टिकल लिखे, कंपैरिजन करा उनको। तो 79 में हमने देख लिया भाई कि दोनों में पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा है। 80 में इधर पर मैंने ऐड नहीं करा, उसको आप याद रखिएगा। 169 पीछे हमने देख लिया। 80 में हमारा क्या होता था? पीछे लेक्चर में हमने देखा था कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा रहता था। अब यहाँ से फिर मैजिक फॉर्मूला जो है हम लगाना शुरू करते हैं। तो 81 में हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? पार्लियामेंट वाले की वो बताता था कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। ओके, अब 81 में 89 ऐड कर देंगे हम तो कंपोजिशन ऑफ हमें क्या मिल जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली मिल जाएगा। ये हमारा आर्टिकल नंबर 170 है। अब कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में इतना याद रखिएगा कि नॉट लेस देन 60 एंड नॉट मोर देन 500 मेंबर्स, मतलब 500 मेंबर से ज्यादा नहीं होंगे, और कम से कम लेजिस्लेटिव असेंबली में स्टेट की 60 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम कितने? 60 मेंबर्स। अब 171 देखिए। अब यहाँ पर मैजिक फॉर्मूला, इसलिए मैंने 80 को यहाँ पर नहीं लिखा था, यहाँ पर लगेगा। देखिए 80 में हमारा क्या था?
हमने बताया कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा था, तो 171 में क्या आ जाएगा, जहां पर मैजिक फॉर्मूला नहीं लग रहा है, हमें बस इतना याद रखना है, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 171 में आ जाता है। अब फिर से हम मैजिक फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे लगाना 83 से। 83 में हमारा क्या था कि टेन्योर के बारे में बताया था ना। देखिए 82 में क्या था आपका, पीछे हमने लेक्चर में देखा था डिलिमिटेशन कमीशन। अब वो डिलिमिटेशन कमीशन हमने इधर 82 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन दोनों का सेम ही रहता है, सेंटर और स्टेट का दोनों के लिए सेम रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 82 मेंशन नहीं करा। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल 171 में कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया हमारा। अब ड्यूरेशन के बारे में बता रहे हैं। पीछे लेक्चर में हमने 83 के बारे में पढ़ा था। 83 क्या बताता था हमें, ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट बताता था यूनियन लेवल पे, मतलब लोकसभा राज्यसभा हो गया। अब 83 में हम 89, अब मैजिक फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मिल जाएगी। लोकसभा में क्या होता था, 5 5 साल का उनका टेन्योर रहता था, राज्यसभा तो परमानेंट बॉडी थी, बट मेंबर का टेन्योर 6 ईयर था, 6 ईयर का था। और हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिमूव होते थे। सेम हमारा स्टेट लेजिस्लेचर में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो रहेगी हमारी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनमें भी मेंबर्स जो हैं उनका टेन्योर 6 साल का रहेगा, पर लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारी परमानेंट बॉडी रहेगी। मेंबर्स का टेन्योर हमारे 6 साल का रहेगा, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर्ड होते चले जाएंगे। ओके। 84 में हमने क्या पढ़ा था, पार्लियामेंट वाले लेक्चर में 84 में क्वालिफिकेशन पढ़ा था कि भाई पार्लियामेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें 89 आप जोड़ लो मैजिक फॉर्मूला, तो आपको क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप और स्टेट लेजिस्लेचर मिल जाएगा। ओके, क्वालिफिकेशन लगभग लगभग सेम ही है। 85 में हमारा क्या हो रहता था, सेशंस रहते थे, है ना। सेशन के बारे में बात करते थे कि हाउस को सम्मन कौन करेगा, प्रोरोग कौन करेगा, वो सब प्रेसिडेंट करता था। यहाँ पर गवर्नर के पास राइट रहेगा। 85 में हमने 89 जोड़ा, हमें क्या मिला 174। ये स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बता रहा है, और इधर राइट किसके पास है, गवर्नर के पास राइट है। अब 86 में क्या रहता था हमारा, 86 में हमारा प्रेसिडेंट एड्रेस करेगा। ओके, कि प्रेसिडेंट हाउस को एड्रेस करता था और मैसेज भेजता था, कौन, प्रेसिडेंट भेज सकता था। अब 86 में 89 जोड़ेंगे तो गवर्नर के पास ये राइट है कि एड्रेस कर सकता है और मैसेज सेंड कर सकता है स्टेट लेजिस्लेचर को। ओके, लोग लेजिस्लेटिव असेंबली को भी और लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी। और पीछे हमने 87 में हमने स्पेशल एड्रेस देखा था, प्रेसिडेंट के थ्रू होता था, कि जनरल इलेक्शन के टाइम पे, मतलब जनरल इलेक्शन के बाद फर्स्ट सेशन जो है उसको कौन एड्रेस करता था, हमारा प्रेसिडेंट 87 में। अब यहाँ पर 87 में प्लस 89 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 89 करेंगे तो हमारा 176 आएगा। स्पेशल एड्रेस कौन करेगा, गवर्नर। गवर्नर फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और हर साल के फर्स्ट सेशन, जब भी हमारा सेशंस चालू होते हैं ना, तो हर साल का फर्स्ट सेशन जो है तो उसको भी एड्रेस कौन करेगा, गवर्नर। यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट के पास पावर थी, स्टेट लेवल पे किसके पास पावर है, गवर्नर के पास पावर है। तो ये ऐसे हम कंपैरिजन के थ्रू पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में ये सब आर्टिकल कर चुके हैं हम राइट साइड वाले, अब लेफ्ट साइड वाले आर्टिकल्स को देख रहे हैं जो हमारे स्टेट लेवल के हैं। ओके, अब देखिए यहाँ से 88 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने 93 क्यों लिखा है, आपको अगर याद होगा तो 89 हमारा आता था जब हम यूनियन की बात कर रहे थे, तो उधर हम पहले बात करते थे डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन के बारे में, फिर हमारे लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हमारे लोकसभा का आता था। बट यहाँ पर 177 के बाद 178 में लोकसभा, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की पहले बात करी गई है, इसलिए मैंने यहाँ पर 93 रखा। वहां पर हमारा 93 में मतलब लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आते थे, है ना। बट यहाँ पर पहले हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली किया जाएंगे, मतलब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं वो स्टेट लेवल में बाद में आर्टिकल्स में आते हैं। तो 178 में क्या, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में डिफाइन है, जो हमारे लास्ट लेक्चर में हमने 93 में देखा था। और उनको इलेक्ट कौन करेगा, और पीछे हमारे लेक्चर में हम देखा था कि लोकसभा ही के मेंबर से इलेक्ट करते थे, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर से इलेक्ट करेंगे। ओके, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एक दूसरे को रेजिग्नेशन देते हैं। 94 में हमने देखा था पार्लियामेंट वाले लेक्चर में, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों, मतलब क्या देखा था, वैकेशन, रेजिग्नेशन एंड रिमूवल के बारे में देखा था। और यहाँ पर 179 में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के वेकेशन है, रेजिग्नेशन है और रिमूवल के बारे में बताया गया है। ओके, 95 में हमारा डिप्टी स्पीकर के बारे में आ जाता था कि स्पीकर की एब्सेंस में ड्यूटीज परफॉर्म कौन करेगा, डिप्टी स्पीकर। अब इसमें हम 89 जोड़ेंगे। ओके, 89 तो फॉर्मूला ऐड नहीं हो रहा है यहाँ पर। अगर हम
95 को कंपेयर करेंगे तो 180 में हमारा आ जाएगा ड्यूटीज ऑफ डिप्टी स्पीकर। जब हमारे स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट नहीं है तो ड्यूटीज ऑफ डिप्टी स्पीकर है कि वो एड्रेस कर सकता है। 96 में हमारा क्या था, दोनों हाउस में सेम रूल रहेगा, स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड ड्यूरिंग हिज रिमूवल मोशन। मतलब स्पीकर डिप्टी स्पीकर अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो वो प्रिसाइड नहीं कर सकते जब उनका रिमूवल एक्शन चल रहा हो, रिमूवल मोशन चल रहा हो हाउस में। और 96 में सेम होता था स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा का। अब देखिए, अब यहाँ पर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, अब यहाँ पर चेयरमैन की बात आ गई लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ठीक है, वहां पर 89 से हमारे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में थे, बट यहाँ पर 182 से है। तो देख लेते हैं, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 182 में है। सेम, हमें यहाँ पर समझने की ज़्यादा मतलब जोर देने की जरूरत नहीं है। पहले तो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल का बता देगा, फिर वेकेशन रेजिग्नेशन बता देगा, फिर पावर ऑफ डिप्टी चेयरमैन बता देगा, है ना। ये आर्टिकल्स लाइन से याद रखिएगा आप। और चेयरमैन नॉट टू प्रेसाइड ड्यूरिंग हिज रिमूवल मोशन, और यहाँ पर हमने कंपैरिजन करा है तो देख लेना आप। यहाँ पर मैंने हिंट भी दे दिया है कि 174 से 177 तक आर्टिकल हमारे 85 से 88 तक मिलते हैं गवर्नर प्रेसिडेंट एंड रिलेटेड प्रोविजंस। सेम हमारे 182 से 185 तक आर्टिकल्स हैं जो कि 89 से 92 तक थे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, वहां पर हम बात करते थे प्रीवियस लेक्चर में राज्यसभा की बात करते थे, यहाँ पर हम लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे। ओके, और 178 से 181 तक आर्टिकल हमने अभी देखे। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में हमने देखा, और पीछे हमने लेक्चर में वही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के बारे में देखा था। तो इसको आप एक बार रीड कर लेना। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब कुछ आर्टिकल्स बच गए, जैसे कि हमारा 186 आर्टिकल है ना। 186 में हमें क्या बताएगा, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ स्पीकर डिप्टी स्पीकर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। वहां पर कौन डिटरमाइन करता था हमारे सैलरीज को, जब हम बात करते थे यूनियन लेवल की तो पार्लियामेंट डिसाइड करता था। यहाँ पर कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन की सैलरी या अलाउंसेस, ये स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करेगा। देखिए यहाँ पर यूनियन लेवल पे कौन करता था, पार्लियामेंट डिफाइन करता था। वहां पर 98 में हमारा रहता था सेक्रेटेरिएट जनरल ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ पर हमारा रहता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब यहाँ पर हमारा मैजिक फॉर्मूला लग रहा है ना। 89 का हमारा मैजिक फॉर्मूला लग रहा है। 99 में हमारा क्या रहता था, ओथ या अफर्मेशंस कौन दिलाता था, प्रेसिडेंट दिलाता था मेंबर्स को। और यहाँ पर ओथ या अफर्मेशंस बाय मेंबर्स, प्रोटोम स्पीकर का टर्म आ जाता था अगर आपको याद हो। वहां पर हमारे 100 में वोटिंग इन हाउसेस वैकेंसीज एंड कोरम, वहां पर भी 1/10 का हमें कोरम चाहिए था। यहाँ पर भी हमें 1/10 का कोरम चाहिए, याद रखिएगा। यहाँ पर हमने मैजिक फॉर्मूला लगा, तो जहां पर लगा मैंने वो भी बताया, जहां पर नहीं लगा वो भी बताया। ये शॉर्ट नोट्स हैं, इनको भी देख लीजिएगा, वही सब बातें जो हमने करी अभी। ओके, अब क्वेश्चंस देख लें। अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले अब जो कुछ चैप्टर हमारे बच गए, जैसे मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 तक बता दिया था, अब चैप्टर 4 तो मैंने बताया नहीं। तो चैप्टर 4 में आपको एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ उसका। जैसे पार्ट 6 का चैप्टर 4 में लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर है, उसमें अगर हम पार्ट 6 के चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो एक ही आर्टिकल आता है। वो कौन सा आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल नंबर 213। जैसे हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर रहती थी ना 123 में प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस करने की, टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ लेजिस्लेटिव। तो सेम प्रोमलगेशन की पावर जो है वो किसके पास रहेगी, गवर्नर के पास रहेगी, अंडर द आर्टिकल ऑफ 213, जो कि पार्ट 6 का हिस्सा है, चैप्टर नंबर 4 में आ जाता है। ओके, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर। अब चैप्टर्स 5 की बात करें हम, पार्ट 6 की चैप्टर नंबर 5 की, तो उसमें हाई कोर्ट्स आ जाएगा जो हम अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, आर्टिकल नंबर 214 से 232 तक। और चैप्टर 6 में, पार्ट 6 के चैप्टर नंबर 6 में क्या आ जाएगा, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स आ जाएंगे, जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, 233 से 237 तक है। क्वेश्चंस बनते हैं आपके तो मेनली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ही बन जाते हैं, रेयरली क्वेश्चंस हमको सब ऑर्डिनेट कोर्ट से देखने को मिलते हैं। चलिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। हमने देखा 52 में हमारा प्रेसिडेंट के बारे में था। ओके, 52 में प्रेसिडेंट के बारे में था, तो 53 में हमारा गवर्नर के बारे में है।
गवर्नर स्टेट के लिए रहता है। गवर्नर ओथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस दिलाएगा हाई कोर्ट का। अगर वो अब्सेंस है, उसके अब्सेंस में कौन दिलाएगा? मोस्ट सीनियर जज ऑफ हाई कोर्ट। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर? प्रेसिडेंट के पास 72 में रहती है और गवर्नर के पास 161 में रहती है। और जो भी एक्सेप्शन थे वो हमने बता दिए कि डेथ सेंटेंस को जो है वो पार्डन नहीं कर सकता, और मार्शल कोर्ट सेंटेंसेस को भी पार्डन नहीं कर सकता। कौन? गवर्नर। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। ओके, फर्स्ट वुमेन थी जो गवर्नर बनी थी किसी इंडियन स्टेट का। यूपी की गवर्नर थी ये। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। इनको द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ अ गवर्नर इज लिमिटेड इन? कहाँ तक लिमिटेड रहती है वो? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असेंट टू बिल। देखिए 163 बताता था हमें, गवर्नर इन स्टेट हैव टू एक्सरसाइज देयर एग्जीक्यूटिव पावर either on the advice of council of ministers or in their discretion। पीछे हमने जो बात करी ना, वही सब है। द टर्म ऑफ अ गवर्नर इज, पहले तो वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तक, मतलब जब तक चाहे प्रेसिडेंट, जब तक गवर्नर जो है वो सर्व कर सकता है। बट नॉर्मली 5 years का इनका टेन्यूर रहता है। नो पार्टिकुलर टेन्यूर एंजॉय ऑफिस अंडर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, नॉर्मली 5 years का टेन्यूर रहता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 361, इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा, पीछे नहीं बताया मैंने, of the Constitution of India, criminal proceeding cannot be instituted in a court against the during his tenure of the office। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर। गवर्नर और प्रेसिडेंट, गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों को प्रोटेक्शन रहती है अंडर द आर्टिकल 361 कि उनके खिलाफ नो एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो सकती है ड्यूरिंग हिज टेन्योर। मतलब उनका जब तक टेन्योर है तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है। अमंग द फॉलोइंग वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट? अच्छा, इसमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको पिक करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पद्माजा नायडू। पद्माजा नायडू, ये सरोजनी नायडू की बेटी थी, पद्माजा नायडू। लॉन्गेस्ट सर्विंग थी इन ऑप्शंस में, ओके। वेस्ट बंगाल की ये गवर्नर रही थी 11 साल। अगर ओवरऑल पूछ ले तो ओवरऑल में बात होगी तो MM जैकब आ जाएंगे। MM जैकब मेघालय से आते थे। 11 साल इनने सर्व करा, 11 years to 93 days। अगर आपसे पूछ ले लॉन्गेस्ट सर्विंग और ऑप्शन में आपको MM जैकब मिल जाए तो ये सबसे ऊपर आते हैं। बट गिवन ऑप्शन में पूछा था हमसे, तो गिवन ऑप्शन में MM जैकब का कहीं पर भी नाम नहीं था, इसलिए पद्मजा नायडू जी। असेंबली ऑफ विच स्टेट पास द प्रपोजल टू फॉर्म लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 2021? अच्छा, वेस्ट बंगाल ने जो है वो रिक्वेस्ट करी थी पार्लियामेंट से कि हमारे पास लेजिस्लेटिव असेंबली तो है, हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी दो, है ना। पार्लियामेंट ने अभी तक इसको अप्रूवल नहीं दिया है। आर्टिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल का कौन सा है? 169 है। बाइकैमरल स्टेट लेजिस्लेचर हो जाता है अगर आपके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो। और अपर हाउस, क्योंकि ये राज्यसभा से इसको कंपेयर करते हैं, तो अभी तक तो हमारे 6 स्टेट के पास ये कबूतम हमने ट्रिक से याद रखा था। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ईयर भी डिफाइन है, याद रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें तो, वैसे ईयर पूछता नहीं है। व्हाट डज आर्टिकल 171 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस? क्या डिफाइन करता है ये 171? ये डिफाइन करेगा हमारा कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कंपोजिशन के बारे में बताता है ना। अब देखिए कंपोजिशन जो हमारा होता है वो हम देख लेते हैं कि उसकी प्रोसेस क्या रहती है, मतलब किन हिस्सों में बांटा गया उस कंपोजिशन को। ये हमारा 169 था पीछे आर्टिकल, उसमें हमने पढ़ा था जब हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे कि एबोलिशन या क्रिएशन बताएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, मतलब पार्लियामेंट ही क्रिएट कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल तो। बट जब पूछ ले कंपोजिशन के बारे में तो वो आर्टिकल 171 आएगा, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब इसमें 1/3 मेंबर जो हैं वो इलेक्ट होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से, 1/3 मेंबर जो हैं वो इलेक्ट होते हैं लोकल इलेक्टोरेट्स, मतलब म्यूनिसिपैलिटीज हो गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, या अदर लोकल अथॉरिटीज हो गई। 1/12 मेंबर जो हैं आर इलेक्टेड बाय इलेक्टोरेट्स ऑफ द टीचर्स, मतलब जो इंगेज्ड इन टीचिंग में फॉर एटलीस्ट 3 years इन इंस्टीट्यूशन नॉट लोअर देन सेकेंडरी स्कूल।
1/12 are elected by university graduates of at least 3 years standing रिसाइडिंग इन द स्टेट, जो स्टेट में रह रहे हैं, और 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर। अच्छा है, यूनियन लेवल पे 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट राज्यसभा में, यहाँ पर 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगा गवर्नर। यूनियन लेवल पे हमारी लिसास आता था, है ना। लिसास मतलब वो मेंबर्स रहते थे हमारे लिटरेचर से या सोशल सर्विस से या साइंस से या हमारे आर्ट से बिलोंग करते थे। यहाँ पर हमारा लिसास तो है, बट एक और कैटेगरी ऐड हो गई है, कोऑपरेटिव मूवमेंट। वो अगर कोई भी हमारा सिटीजन जो है वो कोऑपरेटिव मूवमेंट से बिलोंग करता है तो उसको भी गवर्नर जो है वो नॉमिनेट कर सकता है, किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद, परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल, रिटायर्ड एवरी 2 years। जो राज्यसभा में होता है वैसे यहाँ पर भी होगा। परमानेंट बॉडी है ये, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ओके, नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन। इसमें क्या था, 6 years का तो टेन्योर रहता है मेंबर का, बट हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं। 172 में बताया गया टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, जिसका प्रोनाउंसिएशन नहीं बन रहा यार, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ही बोलेंगे ना। कभी कभी जीभ जो है वो बीच में अटक जाती है। द मिनिमम एज, चलिए मजाक छोड़ते हैं। द मिनिमम एज लिमिट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द विधान परिषद, देखिए अगर आपको याद होगा लोकसभा में हमारी 25 साल लगती थी, राज्यसभा में 30 साल लगती थी, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारी 25 साल लगेगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद में हमारी 30 साल लगेगी। ओके, सो सिटीजन ऑफ इंडिया रहेगा, मिनिमम एज 30 years और नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब पीछे इतने अच्छे से यार हमने पूरा एक्सप्लेन कर लिया है, मतलब हमने समझा, एक एक आर्टिकल को हमने समझा, कहाँ पर मैजिक फॉर्मूला जो है वो लग रहा है, कहाँ पर नहीं लग रहा है। पूरा कंपैरिजन देखा यूनियन और स्टेट का, तो अब इनको करने में हमें उतनी परेशानी नहीं होगी क्वेश्चंस को। The total member, the total number of ministers, including the chief minister in the council of ministers in a state, cannot exceed dash of the total number of members of the legislative assembly of that state। अच्छा, इसको याद रखिएगा आप, 15%। देखिए 164 का क्लॉज भी है हमारा, 1A, चीफ मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट कैन नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट, मतलब एक्सीड नहीं करना चाहिए 15% से ज्यादा, और लेस देन भी नहीं होना चाहिए 12% से। ओके, एक्सीड की बात आएगी तो 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए चीफ मिनिस्टर और जितना भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हमारा नंबर रहेगा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के, और लेस देन भी नहीं होना चाहिए 12%। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट? ओके, सो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी? सुचिता कृपलानी जी, यूपी की रही थी ये। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। 74 में नहीं आएगा भाई, कहाँ से आ गया 74? 356 भी नहीं आएगा, इमरजेंसी वाले हैं ये सब। तो 124 में क्या आता है? 124 में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट आता है। तो 124 हमने बात करी थी ना कि 112 से अगर हम 213 तक 90 जोड़ते चले जाएंगे तो हमें स्टेट के आर्टिकल मिल जाएंगे। तो 124 में तो हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आता था, 90 में अगर ऐड करेंगे तो हमारा 214 में हाई कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट आ जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, तो आर्टिकल होगा हमारा 168। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधान परिषद, ये विधान परिषद नहीं होगा यार, विधानसभा होगा ये, लोअर हाउस। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली? 25 साल। ओके, क्वालिफिकेशन लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद क्यों है, विधानसभा होगा। मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली विथ हुज रिकमेंडेशन? अच्छा, हम यूनियन लेवल पे बात कर रहे थे तो मनी बिल किसके रिकमेंडेशन पे आता था? हमारे प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे आता था। स्टेट लेवल पे हमारे गवर्नर की रिकमेंडेशन पे आएगा। मनी बिल ओनली ओरिजिनेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां पर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता था, यहाँ पर बस लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस होगा। आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ऑफिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? अच्छा, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर नहीं। प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आ गया? वो तो 74 में बताएगा ना। प्रेसिडेंट कहाँ से आ गया? 52 है वो तो। एडवोकेट जनरल तो यार 76 है।
क्या बता रहे हैं? आर्टिकल 165 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द ऑफिस ऑफ विच ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या है ये? अच्छा, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, वो अटॉर्नी जनरल था, सॉरी, अटॉर्नी जनरल हमारे इंडिया कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर रहता है, और एडवोकेट जनरल हमारा 165 आएगा। मैंने इसको अटॉर्नी पढ़ लिया। तो एडवोकेट जनरल हमारा हाईएस्ट लॉ ऑफिसर स्टेट का रहता है, अटॉर्नी जनरल हाईएस्ट लॉ ऑफिसर पूरी कंट्री का रहता है। अटॉर्नी जनरल का 76 है और एडवोकेट जनरल का 65 है। 76 में हम 89 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 165 मिलेगा। इसको मैंने अटॉर्नी पढ़ लिया था। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद टुडे सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा भी लगा बताइएगा कमेंट्स में। हमने पूरा कंपैरिजन देखा हमारे यूनियन के आर्टिकल्स का, और उसमें मैजिक फार्मूला कब 89 लगेगा, कब 90 लगेगा, किस आर्टिकल्स में मैजिक फार्मूला नहीं लगेगा, वो सब हमने देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ और इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज के साथ।